अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है और आप देख रहे हैं अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग प्रत्येक दिन की तरह आज भी इतिहास के सत्र में उपस्थित हैं। इतिहास के तहत हमने कुछ टॉपिकों को देखा था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इतिहास को जानने के लिए इतिहास को अलग अलग कालों में विभाजित किया गया। तो उसमें से जो पहला काल था वो प्राग ऐतिहासिक काल था, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल था और तीसरा ऐतिहासिक काल था। काल के तहत हम उस सभ्यता का, उस संस्कृति का अध्ययन करते हैं जिनके बारे में कोई लिखित या लिपि नहीं मिली है। इसको पाषाण काल भी कहते हैं क्योंकि इस समय जो औजार मिलते हैं वो पत्थर के औजार मिलते हैं। इस समय ये पत्थर का ही प्रयोग करते थे। उसके बाद जब हम आदि ऐतिहासिक में जाते हैं तो इसमें ये लोग धातु का प्रयोग करने लगे। क्या करने लगे? धातु का प्रयोग करने लगे। लेकिन और साथ साथ इनके लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य लिपि मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें आती है हड़प्पा सभ्यता। वैदिक सभ्यता में कोई लिपि नहीं मिली, वो भी आदि इतिहास में आती है। तो वैदिक सभ्यता में लिपि नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जो अपना जीवन जिया उससे काफी जानकारी मिल जाती है, वो भी लौह युगीन है। इसके बाद ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता आती है जिसमें तांबे और पत्थर को मिलाकर औजार बनाए जाते थे। इसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 BC से मानी जाती है। कितनी से मानी जाती है? 600 BC से मानी जाती है। और कहा जाता है कि बुद्ध काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। अगर हम देखें तो जो ऐतिहासिक काल है वो मानव सभ्यता का कितना % है? जो बुद्ध काल से लेकर आज तक का जो है, जो समय है हमारा, इतना पीरियड, वो कितना है इतिहास का? 0.001%। कितना पढ़ते हैं हम? केवल 0.001%। उसमें हमारा घूम जाता है दिमाग, इतना पढ़ते हैं। जो आप बुद्ध से ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, वो इतिहास का कितना है केवल। और सोचो अगर इतने में और कुछ % बढ़ जाती तो आपकी स्थिति क्या होती। आप इसी में घूम रहे हैं। तो आज हम शुरुआत क्या करेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल की। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां या पाषाण काल। यदि हम भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान देखें तो 1863 में, कब प्रारंभ हुआ इसका अनुसंधान? 1863 में आरंभ। जब हम किसके संबंध में बात कर रहे हैं? भारत के संबंध में ये बात कर रहे हैं कि हुआ। अब हम पाषाण काल को अगर देखें तो जो पृथ्वी का विकास है उसको कई कालों में बांटा गया है। उसको कई कालों में, आपने सुना होगा जुरासिक काल, जिसमें कौन पाए? डायनासोर पाए जाते थे। ऐसे ही जो मानव का विकास का काल है, जो मानव विकास, उसे बोलते हैं अभिनूतन काल। क्या बोलते हैं? अभिनूतन काल, पैलिस्टोनिक, अभिनूतन काल। क्या बोलते हैं इसे? अभिनूतन काल। तो अगर आप अभिनूतन काल को इंग्लिश में लिखना चाहे लिख सकते हैं पैलिस्टोसीन। क्या बोलते हैं? पैलिस्टोसीन। अब ये जो काल है लगभग 5 लाख ईसा पूर्व, कितना है? 5 लाख वर्ष पूर्व। सीधा सा ईसा लगा हटाओ, इतना ईसा क्यों लगा रहे हो? 5 लाख वर्ष पूर्व है। ये क्या है? मानव सभ्यता का आरंभ कह सकते हैं, पाषाण काल के सभ्यता का आरंभ कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो अब इसे क्या कह सकते हैं कि आदि मानव का विकास किस काल में हुआ? जो आपने कभी जब 9th 10th में पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा, एक आदमी था जो झुका हुआ था, फिर और बड़ा हुआ, फिर एकदम आधुनिक मानव बन गया। तो जो झुका हुआ था, जो सीधा खड़ा होना सीख रहा था, उसे बोलते थे हम आदि मानव। क्या बोलते थे? आदि मानव का विकास। क्या हुआ इसमें काल में? आदि मानव का विकास हुआ। क्या हुआ इसमें? आदि मानव का
विकास हुआ, और इसमें कह सकते हैं क्यों इसमें आदि मानव के इसमें अवशेष मिलते हैं। जब आदि मानव से आधुनिक मानव में चेंज हो रहा था, अभी के मानव को हम क्या कहते हैं? होमो सैपियंस सैपियंस, क्या बोलते हैं? तो उससे पहले आपने निएंडरथल मानव सुना होगा, सुना था, और स्टोवलस मानव सुना होगा। ये सब क्या थे? ये आदि मानव से मानव के रूप में क्या हो रहा था, इनका विकास हो रहा था। यदि हम पाषाण काल के बारे में देखें तो पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब अगर हम पुरा पाषाण की बात करें तो पुरा पाषाण को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप लिख सकते हैं 3 भाग। निम्न पुरा पाषाण काल, क्या बोलते हैं पहले को? निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। अब जो पुरा पाषाण काल है ये कब से कब तक शुरू हुआ, मतलब ये कब से कब तक है, ये कह सकते हैं आरंभ। आरंभ कब हुआ था? क्या भैया? आरंभ 5 लाख ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। अभिनूतन काल में मानव का विकास हुआ था नहीं हुआ था? 5 लाख ईसा पूर्व। तो आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक कह सकते हैं कि ये पुरापाषाण काल। क्या था ये? पुरापाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक, ठीक है। और वहीं पर नवपाषाण काल 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। इन जो समय है, जो आपकी ये टाइम पीरियड है, हर किताब में अलग अलग मिलेगा आपको, तो इससे आप घबराएं नहीं, क्योंकि हर एक के अलग अलग साक्ष्य, अलग अलग तरीके हैं। बहुत समय बताया गया है, पत्थरों के आधार पर, औजारों के आधार पर बताया गया, तो उतना हम कह नहीं सकते कि यही काल सही है बिल्कुल। तो लगभग में ये चीजें आपकी बताई गई हैं कि ऐसा ऐसा आपका हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत आपको? आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व, इसके बाद 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, और 6,000 बीसी से 3,000 बीसी ईसा पूर्व, ये आपका है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो आप इसे, जो पुरापाषाण काल है, ये आप एक सोचो, अगर जैसे मानव पुरापाषाण, मतलब हम उस समय की बात कर रहे हैं कि जब मानव सभ्य नहीं हुआ था, असभ्य था। जैसे आप लोग हैं, ये लोग हैं, ये सब क्या हैं? असभ्य। आप अपने आप को भी सभ्य ना माने, उस समय असभ्य था, कपड़े नहीं पहनता था, कपड़े बने ही नहीं थे। अब ऐसा एक बात बताओ, जो शुरुआती है बिल्कुल, अभी मानव का विकास ही हुआ है, मानव कैसा होगा? खेती करता होगा, टाइस बूट पहनता होगा, क्या करता होगा? पत्थर लेके और किसी के पीछे पड़ जाता होगा। सही बात है नहीं? उसी को हमारे जिसे औजार कहते हैं, औजार कुछ नहीं, पत्थर के टुकड़े हैं। हम कहते हैं कि औजार मिले हैं। औजार का मतलब आप समझो कि उन्होंने हथौड़ा बतौड़ा बना लिया था, तीरकमान बना, ऐसा कुछ नहीं था। समझ में आ गया? पत्थर भी मिल गया, टूटा हुआ टुकड़ा मिल गया, उसी के पीछे पड़ गया वो। भाई कान का शेर के दांत होते हैं, पंजे होते हैं, वो मार सकता है। मानव पर ना तो दांत होते हैं ऐसे, ना उस पर वो नाखून होते हैं ऐसे। तो ईंट मिल गई, पत्थर मिल, ईंट तो थी नहीं, सॉरी, ईंट कहाँ बन गई? पत्थर मिल गया, पत्थर के टुकड़े थे, तो वो पहुंच गया, तो क्या करेगा फिर? अब उससे जंगल शिकारी करेगा, तो कैसा जीवन होगा उसका? आखेट वाला। कैसा होगा? आखेट वाला। और कैसा होगा भाई? ऐसा तो हो सकता है कि जानवर का शिकार करता हो, मार के खाता हो, लेकिन आम का पेड़ तो होगा ना उस समय। अब वो आम गिर जाएगा तो छोड़ देगा क्या? है, आम को भी खाएगा, फिर वो सेब भी खाएगा, क्योंकि ये सब पेड़ तो हो रहे थे ना, और भी चीज कंदमूल खाएगा, खाद संग्रह अब खाएगा तो। लेकिन मानव का पेट तो मानव का पेट है, अब भर गया तो फिर अपनी वाइफ के लिए ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? हाँ, समझ में आ गई बात? नहीं होती वाइफ, भाई उस समय शादी तो नहीं होती होंगी, लेकिन जिसको देखा वही वाइफ। जैसे आजकल जो जानवरों में होता है वही स्थिति थी। आजकल बाबू सोना वाले जो लोग करते हैं,
लड़के ऐसे ऐसे लड़के देखता हूं जिन्होंने जीवन भर चॉकलेट नहीं खाई कभी। वो लड़कियों को 50-50 रुपए की चॉकलेट देते हैं। अरे पहले खुद तो खा ले, डेयरी मिल्क वाली देते हैं हाँ, 150 वाली, 200 वाली। मैं तो जब पहली बार गया तो मैंने देखा 150 की चॉकलेट भी आती है कोई, वो चॉकलेट ही आती है भाई। पता है आप लोगों को मिलती है, कुछ लोग देते हैं जो कोई दे। तो है क्या, आंखें टक था और क्या था, खाद संग्राहक था। जो आजकल बाबू सोना वालों पाया, वो वही क्या करती, चॉकलेट को हट्टा कर लेती लड़कियां, उन पे इतनी चॉकलेट होती है। दुकान खोलेगी क्या, खा जल्दी जल्दी ने खत्म कर, दांत खराब हो जाए तो हमें दे दे। हाँ तो ऐसे कहते हैं खाद संग्रह कर, सेब मिल गया, कुछ मिल गया तो इकट्ठा कर लेते थे उन्हें, वो बाद में फुल फैमिली का खाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, सामूहिक रूप से नहीं रहता था। जैसे कुत्ते रहते हैं, भैंसे रहते हैं, घोड़े रहते हैं जंगलों में, वो सामूहिक रूप से नहीं रहते, मतलब रहते संग हैं लेकिन वो कुछ खास मतलब नहीं होता उन्हें, ऐसा कोई फैमिली जैसा प्रेम नहीं होता उनके अंदर। हो सकता है कि थोड़ी देर वो एक दूसरे को मार रहे हो, कूट रहे हो और फिर अलग हो गए ना, उनमें ऐसी कोई मन मुटाव रहता है। तो क्या थे, खास संग्राहक थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो पुरा पाषाण काल है इससे मानव के अवशेष नहीं मिले हैं। समझ में आ गई बात नहीं, मानव की हड्डी नहीं मिली, मानव की खोपड़ी नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये बात कह सकते हैं कि मानव था। क्यों, मानव ने जो कांड किए थे उसके अवशेष मिले, उसने औजार बना लिए। भाई मानव क्या था, हमेशा से अलग बुद्धि वाला रहा है। उसका ये अंगूठा ना, ये वाला जो हम कहते हैं कि ठेंगा दिखा रहे हैं, ये अंगूठा बहुत काम का है। क्योंकि अगर ये ना हो, बंदर और हम में अंतर क्या है पता है, ये अंगूठा, बंदर का अंगूठा थोड़ा सा साइड में होता है, हमारा बिल्कुल साइड अलग है। हम ये जितने भी रचनात्मक कार्य देखते हैं आप, जितनी बिल्डिंगें हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, सब इस अंगूठे ने बनवाई हैं। अगर ये अंगूठा नहीं होता तो हम बना नहीं पाते। मानव की सबसे बड़ी जो बात है वो ये अंगूठा है। इस अंगूठे ने पूरी दुनिया को बना दिया। समझ में आ गई बात नहीं की, कहते हैं ले ठेंगा, इसे दिखाते हैं ठेंगा, देख इससे बनाया मैंने। तो इसी का प्रयोग करके पुरा पाषाण काल में उसने पत्थर बनाए, पत्थर से अब पत्थर मार के तोड़ के बना रहा है। तो उससे क्या था, आग का भी आविष्कार हो रहा है पुरा पाषाण काल के अंत में जाकर। जब आग का आविष्कार हो रहा है, कृषि भी करना सीख रहा है वो अंत में जाकर। बात समझ में आ गया, कृषि भी करना सीख रहा है, आग का भी आविष्कार हो रहा है, चित्रकारी कर रहा है। उसे कोयला मिलेगा कहीं पर, उसने लिया, गुफा में बैठा था अकेला तनहा, समझ में आ गया। तो क्या किया उसने, चलो प्रेमिका का चित्र बना दिया, प्रेमी का चित्र बना दिया, बच्चों का चित्र बना दिया, गधे घोड़े का चित्र बना दिया। भाई मानव क्या ठलुआ नहीं बैठ सकता, आजकल के मानव भी ठलुआ नहीं बैठते। इंस्टाग्राम और उस पर आजकल फेसबुक का जमाना चला गया, इंस्टाग्राम पर रहते हैं। तो वो इंस्टाग्राम था नहीं तो क्या करता बेचारा, बगल में कोयला डला था या कुछ डला हुआ गिट्टी बिट्टी थी, उसने उससे पेंटिंग बना दी। इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई कि आपको दिखा दूं तो कहो क्या पेंटिंग बनाई, वाह, उस पेंटिंग बहुत वैल्यू है। तो ये सब जब वो कर रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो प्रापाषाण काल है इसमें मानव कैसा होगा, आखेट समझते हो, आखेटक क्या होता है, शिकारी। आखेट किसे बोलते हैं भाई, मां सीता का जब हरण हुआ था तो राम क्या करने गए थे, हिरण का आखेट करने गए थे। तो आपने अगर कोई चौपाई सुनी हो तो उसमें आखेट शब्द का प्रयोग होता है, समझ में आ गया। इसके चक्कर में सीता चुर गई। आखेटक था और क्या था, खाद संग्राहक। उसे कोई मिल गया, भैंसा मिल गया, उसे मार दिया और बाल के इकट्ठा कर लिया। पका के तो खाते नहीं थे, कच्चा ही खाते थे। मुंह मत टेढ़ा करो, तुम्हारी पूर्वज हैं, ठीक है। तो अगर कोई कच्चा, अगर तुम्हें कुछ ना मिले तो खा लो कच्चा मांस। आदमी एक, जब आपने सुना हो एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की गई तो कई लोग गए थे वहां पर चढ़ने के लिए, तो बताते हैं कि अंत में जाते जाते आदमी ने आदमी को खा लिया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो मर जाते और उस मिशन तक पहुंच नहीं पाते। तो हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हो सकता है कुछ लोग मांसाहार समझ के कहते हैं ओ, लेकिन आपको कई दिन भूखा रखा जाए, वो आपको आगे उम्मीद भी ना हो कि आपको खाना मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, मांसाहार भी शुरू कर देंगे खाना। समझ में आ गई बात नहीं की,
अब एक फिल्म आई थी, एक जो बंदा था, नाम तो मुझे याद नहीं फिल्म का, सोनी थी या पता नहीं क्या था, तो वो एक कमरे में बंद हो जाता है। अब वो शुद्ध शाकाहारी था, बहुत पूजा पाठ करता था, तो अपने लिए घर देखने आया था। वो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन वो गेट ऐसे बंद हो गया। और इतनी ऊंची बिल्डिंग थी, उसमें कोई नहीं रहता था बिल्डिंग में, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उसने खूब आवाज लगाई, खूब कुछ लगाया, कुछ नहीं। और उसमें ना तो कुछ खाने को था ना कुछ था। कई दिन वो भूखा रहा, जब वो कई दिन भूखा रहा, उसके बाद कबूतर आते थे उसके, तो उसने कब तक भूखा रहेगा, उसने कबूतरों को मारना शुरू किया। कबूतर मारे उसने, लगातार कबूतर खाए, और वो लगभग 2 से 2.5 महीने, और हो सकता ज़्यादा भी रहा हो, उसमें रहा। जब वो उसमें कबूतर खा खा के जिंदा रहा। जब वो निकल के आया, वो कोई आया तो फिर निकाला उसको। जब वो निकल के आया तब तो उसकी प्रेमिका की शादी हो चुकी थी। भाई अब प्रेमिका भी इंतजार कब करती, जब वो दिख रहा होता सामने में ऊँट, दिख ही नहीं रहा था, कहाँ गया मेरा बैल। उसने भाग गया, तो उससे मिला तो भाई अब, लेकिन वो जीवन की वो सच्चाई जी चुका था जो प्रेम से भी ऊपर थी। अब उसे प्रेमिका के मिलने का कोई अफसोस ही नहीं है। वो प्रेमिका से हंस के बात कर रहा है, और ठीक हो, कैसी हो, अच्छा मिला, बात समझ आ गया? क्यों कर रहा है ऐसी बात? वो कारण क्या है, उसे जीवन का वो सत्य मिल गया कि छोटी छोटी बातों पर वो नाक फुलाना, मुंह फुलाना, गुस्सा होना, ये सब उसने बंद कर दिया है। सही बात है क्या नहीं? चले आगे बढ़े। तो अब हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल को 3 भागों में, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में बांटा गया और उच्च में बांटा गया। ठीक है, और उच्च में। तो अब हम पहले इसमें क्या देखते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, इसको देखते हैं। भाई निम्न पुरापाषाण काल इसलिए बांटा गया क्योंकि इनमें कुछ कुछ अंतर आने लगे थे। मानव तेजी से सीखने लगा था। क्या करने लगा था? मानव तेजी से सीखने लगा था। चापर चापिंग पैबोल संस्कृति, क्या कहते हैं इसे? चापर चापिंग एवं पैबोल संस्कृति मिलती है। अब जो चापर चापिंग पैबोल संस्कृति है, इसका जो प्रमाण है, जो सर्वप्रथम प्रमाण है, वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है आपका सोहन नदी। क्या है? सोहन नदी। तो इसका प्रमाण कहां से मिलता है? सोहन नदी से। सोहन नदी से इसका प्रमाण मिलता है। और ये सोहन नदी कहां पाई जाती है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में। तो चापर चापिंग पैबोल संस्कृति सोहन नदी रह गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाई जाती है। ये किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है। अब देखो, इसमें आपको 3 शब्द समझने होंगे, एक तो चापर, एक चापिंग और एक पैबोल। अगर आप लिखना चाहें तो लिख ले उन्हें, अगर आपके समझ के ध्यान रख सकते हैं समझ लें, वैसे बहुत सरल है। पैबोल ये एक अलग तरह के शब्द हैं, इनके आप मतलब नहीं जानते। पैबोल पत्थर के टुकड़ों कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन पत्थर के वे टुकड़े होते हैं जो पानी के बहाव के कारण कैसे हो गए हैं? चिकने हो गए हैं। घिसकर कैसे हो गए हैं? चिकने हो गए हैं, उन्हें कहते हैं पैबोल। अब चापिंग और चापर क्या होता है? अब आप समझें कि चापर जो होता है, जब हम कोई पैबोल है जो टुकड़ा क्या है? चिकना हो गया है पानी के बहाव से, उसको एक तरफ घिसले और क्या बना लें? एक तरफ धार बना लें। जैसे आपने तलवार देखी है, तलवार में खासियत क्या होती है? एक ही तरफ धार होती है, दूसरी तरफ धार नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? पत्थर के वे टुकड़े या वे पैबोल जिनकी एक तरफ धार होती है। क्या होती है? अब आपने कभी ब्लेड देखा है? ब्लेड में दोनों तरफ धार होती है। तो इसका मतलब चापिंग वे टुकड़े होते हैं जिनमें दोनों तरफ धार होती है, 2 धार और 1 धार। अब एक नाम और लिख लें, हैंड एक्स संस्कृति। एक तो ये पाई गई, एक क्या पाई गई? हैंड एक्स संस्कृति। अब मुझे बताओ, चापर चापिंग पैबोल संस्कृति कहां पाई जा रही है? सोहन नदी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अब सोहन नदी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान कहां पर है? उत्तर भारत में। सही बात है कि नहीं? हम लोग कहां रहते हैं?
उत्तर भारत में। पूरा पाकिस्तान कहां पर है? उत्तर भारत में था पूरा, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान पड़ता है। अब हैंडेक संस्कृति कहां पाई गई? दक्षिण भारत में। कहां पाई गई? दक्षिण भारत में। ये कहां पाई गई? दक्षिण भारत की संस्कृति है। कैसी? पुरापाषाण काल की। कैसी है ये? पुरापाषाण काल की संस्कृति है। अब ये कुछ जगह हैं, जैसे तमिलनाडु के बुद्ध मुद्रे, लिख लो। आप अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये कहां कहां इसके अवशेष मिले हैं? तमिलनाडु के बुद्ध मुद्रे। ठीक है, अगला लिख लो, अतिरपक्कम। अतिरपक्कम एक स्थान है तमिलनाडु में, अतिरपक्कम, वहां पर इसके अवशेष मिले हैं। अब जो अगर इसके हथियार देखें तो एक तो क्लीवर, स्क्रैपर। अगर हम दक्षिण भारत के हैंडेक संस्कृति हथियार देखें तो क्या मिले हैं? क्लीवर, क्लीवर जानते हो? स्क्रैपर, स्क्रैपर जानते हो? किसी चीज को स्क्रैप करने वाला। अरे कुछ नहीं, पत्थर के टुकड़े हैं, अलग अलग डिजाइन के हैं, उन्हीं को लोगों ने नाम अलग अलग दे रखे हैं। अब ये क्लीवर, स्क्रैपर नाम क्यों दिए गए? क्योंकि कुछ ने खोजा था ने, अंग्रेजों ने खोजना शुरू किया ने। भाई भारत में अंग्रेज जब शासन करने लगे उसके बाद इनको खोजना शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने अंग्रेजी नाम रखे। अब हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि चापर चापिंग क्या है? कुछ नहीं, पत्थर के टुकड़े हैं, एक धार और 2 धार वाला। सही बात है कि नहीं? पेबल क्या है पता नहीं, अब हम समझा दिया तो समझ में आ गया। इसका नाम किसी हिंदुस्तानी खोजा था तो हिंदू नाम रख देता। हिंदुस्तानी ने खोजे, लेकिन वो भी अंग्रेजी पढ़े हुए थे, तो वो क्या थे? शरीर से अंग्रेज थे, सही हिंदुस्तानी थे, लेकिन वो मन से क्या थे? अंग्रेज थे, तो इसलिए उन्होंने वही नाम रखे। कि कोई दिक्कत? और आप लिख लें उदाहरण में भीमबेटका। भाई पुरापाषाण संस्कृति की, निम्न पाषाण संस्कृति के एग्जाम्पल कहां से मिले? भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका कहां पे है? मध्य प्रदेश में। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, यहां से क्या मिले हैं? निम्न पुरापाषाण के अवशेष मिले हैं। लिख लिए, बेलन घाटी लिख लिया। पहलगांव जम्मू कश्मीर, पहलगांव जम्मू कश्मीर। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। हुसंगी कर्नाटक, हुसंगी कर्नाटक। इतने नाम काफी हैं आपके पेपरों के लिए। अब क्या है? मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। इसमें क्या है? अब यहां क्या मिल रहे हैं औजार? चापर चापिंग पेबल मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? पेबल मिल रहे हैं, लेकिन लेकिन मोटे मोटे औजार थे। ऐसा वो हाथ में पकड़ता था, थोड़ा सा पौना होता था और मुंह में देता था ना एक के, खेल खत्म। जैसे आप ईंट ले लो, थोड़ी सी आगे पैनी कर लो और उसको मारो किसी में। लेकिन अब थोड़ा सा विकसित हुआ तो उसने क्या, उस पत्थर को पतला करना शुरू कर दिया। अब वो फलक बनाने लगा। क्या बनाने लगा? फलक, ब्लेड बनाने लगा। एक तरह से क्या बनाने लगा? सल्क बनाने लगा। तो इसलिए इस जो मध्य पाषाण काल है इसमें फलक बहुत पाए गए। क्या पाए गए? फलक। फलक मतलब पतला बनाने लगा ऐसे करके, और थोड़ा सा गोल का टाइप का। जैसे अब वो हाथ में ऐसे पकड़े तो छूट भी सकता है, अब उसने ऐसे करके पकड़ लिया, गोल बना लिया, अब दिया माथे में सीधे। समझ में आ गया? खत्म बगर्रा। तो अब क्या हुआ? अब इसे कह सकते हैं फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक, पलक मत समझ लेना, फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे क्या मिलते हैं? सल्क और फलक से बने औजार प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस समय फलक और या सल्क, फलक को हिंदी में सल्क कहते हैं, फलक हिंदी में फलक ही होता है, वो फलक या सल्क से बने औजार प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत? अर्थात ये औजार किस काम में आते होंगे? काटने के काम में। हमने एक बड़ा भैंसा तो मार दिया, अब आदमी और शेर में अंतर तो है। शेर का मुंह होता है इतना बड़ा, वो तो खा जाएगा, आदमी काट के नहीं खा पाएगा, उसे चाहिए छोटे छोटे बीट, है क्या नहीं? अब आप लोग देख रहे होगे, सोचो भैंसा कितना बड़ा होता है। अगर आप मुंह मारो उसमें पूरे बॉडी में तो क्या होगा? आपका नहीं काट पाओगे, और ऊपर से खाल भी हटानी पड़ेगी उसकी। अब शेर क्या करता है? अपने पंजों से उसकी खाल हटा लेता है, अंदर का माल खा लेता है उसका, कि ये भैंसे का लिवर है, ये किडनी है क्या नहीं, ये हृदय है। लेकिन समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब आदमी को खाना हो, आप हाथ से फाड़ नहीं सकते, तो उसे क्या करना था? भैंसों को खाने और फाड़ने के लिए काटने वाले औजार चाहिए थे।
तो ये क्या है वास्तव में, फलक क्या है, ये पतले हैं जो काटने के काम में आते हैं, उसकी खाल को हटाने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए। ये इतना पीस आपका, इतना पीस आपका, ये लो आपका भैंसे का लेग पीस आपके लिए। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? हाँ, ये घोंटू आपके लिए भैंसे का, ये आपके लिए कलेजी मिलेगी आपको भैंसे के लिए। तो कैसे, काटने वाले औजारों से। किससे आया काम, ये काटने वाले औजार। तो वास्तव में फलक क्या है, ये काटने वाले औजार हैं। क्या है ये, काटने वाले औजार हैं। अब आपको इसके प्रमाण कहां से मिले? देखो, बेलन घाटी से लगभग हर बार मिलेगा। जो बेलन घाटी है उससे हर बार मिलेगा। बेलन घाटी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बेतवा, सोन घाटी लिख लो उदाहरण, बेतवा, सोन घाटी मध्य प्रदेश में। कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। इससे भी प्रमाण मिले हैं। किसके? मध्य पाषाण काल के। इसके अलावा कृष्णा घाटी कर्नाटक, कृष्णा घाटी कर्नाटक। इसके अलावा नेवास महाराष्ट्र, नयावास नहीं, वो तो फरीदाबाद में ही है, नेवास। हाँ, नयावास तेरा गांव है, नेवास महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और नयावास लिख लो तो लिख लेना अंजू है। तो अब हम देखते हैं उच्च प्रापाषाण काल। क्या देखते हैं? उच्च प्रापाषाण काल। इसमें क्या था? अब भाई जो ब्लेड बनाए थे, अब बताओ यहां पर ब्लेड बनाना शुरू किया, क्या मध्य पाषाण काल में ब्लेड बहुत ज्यादा बने होंगे? है भाई 1990 के आसपास फोन बनना शुरू हुए और 2000 में और तेजी से बने। लेकिन सोचो उसका फोनों का भंडारा कब हुआ? 2020 के बाद। सही बात है क्या नहीं? तो अब 1980 में तुम्हारे पापा जवान थे, सॉरी 1990 में, उन्हें तो नहीं मिला, उन्हें एक आध फोन कभी देख लिया, कुछ देख लिया। तो वही ये तुम्हारे पापा का काल है। अब ये तुम्हारा काल है जिसमें तुम्हें फोनों का भंडारा मिल रहा है। हर एक के हाथ में क्या है? एंड्रॉयड है। सभी लोग इंस्टाग्राम पर हैं, सभी लोग किस पर हैं? यूट्यूब पर हैं, है क्या नहीं? अब मुंह टेढ़ा टेढ़ा कर करके, जीभ निकाल निकाल के फोटो डाल रहे हैं लोग। सही बात है क्या नहीं? हाँ, लोग मुंह भी टेढ़ा कर रहे हैं, जीभ भी निकाल रहे हैं, अदाएं भी दिखा रहे हैं। तो होता नहीं होता है? तुम भी डाला करो। हाँ, तो ये कि दूसरा समझ में नहीं आ रहा, यही पढ़ने आता है क्या? हाँ, इतना भी सुंदर लगता है ये। अच्छा, मैंने तो अपनी माताजी को दिखाया आप लोगों की फोटो, तो वो तो बार बार देखती हैं, कितना सुंदर बच्चे पढ़ने आते हैं आपके यहाँ। उच्च क्या बोले करा रहा है। तो ये क्या है? ब्लेड प्रधान संस्कृति है। क्यों ये? क्योंकि एक तरह मान लो यहां पर अगर फोन बनना शुरू हुए तो यहां पर क्या आ गया? उसका भंडारा आ गया। क्या आ गया? भंडारा। तो कह सकते हैं ब्लेड प्रधान संस्कृति। ब्लेड क्या होता है? फलक होता है एक तरह से, ब्लेड प्रधान संस्कृति। अब ब्लेड में क्या हुआ? तक्षणी, खुरचनी, खुरचनी तो सुना आपने? प्रधान संस्कृति, प्रधान, गांव वाला प्रधान। तो अब इसमें क्या है? अब ब्लेड क्या होते हैं? जैसे आपने खुरपी देखी होगी, वो भी ब्लेड में होती है। हाँ, घास काटने वाली। खुरचनी होती है कि भाई भैंसा डला था, थोड़ा सा रह गया, उसे खुरच लो। समझ में आ गया? कि अंजू बैठी थी कि उसने खिला रहे, अभी तो लिवर रह गया, चिपका हुआ है, खींच के निकाल लिया, खींच के खा गई, है क्या नहीं? तो ये भैंसे को खाने के लिए क्या समझना समझना है तो कुछ बुरा भाषा का समझ, मुझे वो समझ में नहीं आया। अब भैया जब आदमी खा रहा था, भोजन को स्टोर कर रहा था, सर्दियां भी पड़ रही थी, क्यों? कारण क्या था? ये काल कैसा है जब क्या हो रहा था? बर्फबारी थी, मतलब ठंडा काल था, ये बहुत ठंड पड़ती थी। उसने जानवरों को मारा, इकट्ठा किया, खाने पाने खाने इकट्ठा किया और पहुंच गया अपनी गुफा में। समझ में आ गया? अब उसके बाद वो खा पी कर फ्री है, डकारे मार रहा है उधर उधर से, तो क्या करे ठलुआ आदमी गुफा में? क्या करे? तो उसने पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। तो क्या हुआ? चित्रकला का विकास होने लगा इस काल में। क्या हुआ? चित्रकला का विकास। किसका विकास हुआ? चित्रकला का विकास हुआ। चित्रकला का विकास हुआ, वोल्टे सीधे चित्र बना रहा है, तो कोई तो प्रसन्न हो जाए मुझसे, है क्या नहीं? ऐसा होता है।
लोग प्रसन्न करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोग उठक बैठक लगाते हैं, लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोग चॉकलेट देते हैं, होता नहीं होता है? हाँ, लोग चॉकलेट देते हैं, बालों को स्पाइसी कर लेते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे काम होते हैं, करते हैं प्रसन्न करने के लिए। तो वो भी कुछ किसी को प्रसन्न करना चाहता होगा मानव, खाना तो खा लिया है। एक कहावत भी आपने सुना हो कि एक कवि हैं, तो उन्होंने कहा कि तीन लोग थे जिनको एक साथ उनको मारा गया। 3 लोगों को एक साथ मारा गया, तो एक के मुंह में से निकला मार्क्स। क्या निकला? एक के मुंह में निकला पूंजीवाद, समझ में आ गया? एक के मुंह में से निकला राम और एक के मुंह में से निकला रोटी। और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता क्या चला? पता ये चला कि भैया कि जो 3 लोग थे, में से 2 लोग थे, वो क्या था, उनका पेट भरा था और एक था वो भूखा था। तो जब आदमी भूखा होता है तो ना तो कोई विचारधारा, ना कोई संप्रदाय, ना कोई समझ में आता है, ना समाज समझ में आता है, केवल उसे भूख समझ में आती है। जब पेट भर जाता है ना तो उसका दिमाग दौड़ने लगता है। तो ऐसे इसका भी दिमाग दौड़ा, इसने भी किया, पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। क्या कर दी? पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी है? अब इसके अगर आप लिखना चाहें कि प्रमाण कहां कहां मिले हैं तो लिख लो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। देखो बेलन घाटी में सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, मिल गया। अगला लिख लो रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंह भूमि झारखंड, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश। अब जब व्यक्ति इस तरह के शिकार कर रहा होगा तो बड़े जानवरों के शिकार होते थे। क्या बड़े जानवरों के शिकार मानव अकेला कर सकता था? मानव अकेला बहुत कमजोर है। अगर आप देखो अन्य जानवरों की अपेक्षा जिन जानवरों उसने नियंत्रण किया हुआ है उनकी अपेक्षा वो अकेला बहुत कमजोर है। अगर उस पर संसाधन ना हो, अकेला छोड़ दिया जाए शेर के संग, तो शेर उसकी कितनी चुंगियां लेगा पता नहीं है, समझ में आ गया? और हर बार रस भरी निकाल के लेगा, समझ में आ गया? नहीं, कभी ये खाएगा, कभी ये खाएगा, कभी ये खाएगा, और वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो बेचारा हाथ भी नहीं जोड़ सकता फिर तो। हाँ, तो लेकिन फिर भी मानव शेर को नियंत्रित नहीं करता, शेर को अपनी बात मनवाता भी है। कारण क्या है? जो मानव है वो समूह में रहता है। केवल ये नहीं कि उसमें संसाधन ज्यादा है, उसमें बुद्धि ज्यादा है, वो समूह में भी रहता है, समाज में रहता है। तो सामुदायिक जीवन का जो विकास पहली बार हुआ वो यहीं से हुआ। सामुदायिक जीवन का मतलब एक साथ रहना, एक दूसरे के लिए काम करना, काम बांट लेना। बंदर भी रहते हैं लेकिन बंदर का सामुदायिक जीवन नहीं है, वो एक झुंड में रहते हैं केवल। लेकिन जब मार पड़ती है ना, किसी मुंह को मारे तो एक इधर भग रहा है, एक इधर भग रहा है। ऐसा नहीं कि वो 10 लोग खाना लेके आ रहे हैं, वो तो 20 लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे पापा कमा रहे हैं और सब खा रहे हैं, ऐसा होता है तुम्हारे घर पे? नहीं होता है कि पापा की तरह उम्मीद लगा के रिचार्ज कराओगे क्या है? क्यों होता है? क्योंकि हम सामुदायिक जीवन जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? सामुदायिक जीवन जी रहे हैं। एक आदमी काम कर रहा है और 10 लोग उसका मजा ले रहे हैं, इसे कहते हैं सामुदायिक जीवन। इसके अलावा जब सामुदायिक जीवन लैंगिक समानता लैंगिक आधार पर विभाजन संभव होगा। लैंगिक आधार विभाजन कैसे? कि महिलाएं घर में रहेंगी, खाना बनाएंगी, पुरुष शिकार करने जाएगा, तो वो बच्चे ही पाल रही थी। तो इसका विभाजन कहां शुरू हुआ? आपका उच्च पुरापाषाण काल से हुआ। और जब उच्च पुरापाषाण से जब चीजें होंगी तो एक चीज और होगी, वो क्या होगी? कि भैया परिवार भी बनेगा। क्योंकि भाई आप सब अपने आसपास रहते हैं, लेकिन जितना प्रेम अपने परिवार से करते हैं आप, उतना अन्य से नहीं कर पाते। सही बात है क्या नहीं? जैसे आपकी शादी हो जाए तो अब आप अपने माता पिता से इतना प्रेम नहीं करेंगे जितनी अपनी वाइफ से करेंगे और जितना अपने बच्चे से करेंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक भी है। तो ये परिवार की संस्था। लेकिन बंदरों में से तो ऐसा नहीं होता। बंदर का बच्चा बंदर का होता है, वो बंदर को कोई मतलब नहीं है। तू बिगड़ चाहे सही रहो, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कभी देखा है किसी कुत्ते को अपने बाप का फर्ज निभाते हुए? कोई मां का ही फर्ज निभाता है केवल। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है, बाप ज्यादा निभाता बेचारा।
चांद के बाल तक उड़ जाते हैं बेचारे, निभाते निभाते उसके, तो है क्या नहीं? तो क्यों है ये? क्योंकि मानव परिवार में रह रहा है, सामुदायिक जीवन जी रहा है, लैंगिक अब क्या लैंगिक आधार पर विभाजन भी हो रहा है कि महिलाएं काम करेंगी और वो काम करने जाएंगे। बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं हो रहा, महिलाएं भी जा रही हैं, क्योंकि ऐसा महिला पुरुष का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं महिलाओं के संग जिस पीरियड में वो जा नहीं पाती। अब उनका बच्चा छोटा है, और छोटा बच्चा चाहे बंदर का हो चाहे मानव का हो एक जैसा होता है, सही बात है क्या नहीं? उसे कोई मतलब नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि भाई महिलाएं घर में बंद रहने लगेंगी और पुरुष बाहर निकलने लगेगा। तो उससे क्या होगा, पितृसत्तात्मकता प्रभावी होने लगेगी, मतलब पुरुषों का प्रभाव समाज पर बढ़ने लगेगा। अभी समाज नहीं बना है, वो धीमे धीमे बन रहा है। तो हम अब समझ चुके होंगे आप लोग कि पुरा पाषाण काल की स्थितियां कैसी थी। अगर आप चाहें तो कुछ मैं पॉइंट के रूप में लिखा था, नोट्स के रूप में आपको नोट करके लिख लें कुछ चीजें पॉइंट के रूप में। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, बड़े आकार के पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। नहीं लिखना इसमें, बड़े आकार के पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, और इन्हें इंग्लिश में माइक्रोलिथ कहते हैं, सॉरी मैक्रोलिथ, माइक्रो नहीं मैक्रोलिथ कहते हैं। वेलन और नर्मदा घाटी में, वेलन और नर्मदा घाटी में पाषाण युग की सभी अवस्थाएं क्रमवार रूप से मिलती हैं। वेलन और नर्मदा घाटी में पाषाण काल की सभी अवस्थाएं क्रमवार रूप में मिलती हैं। गंगा, यमुना और सिंधु के मैदानी इलाकों से पाषाण काल के अवशेष नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। अगला है पुरापाषाण युग में, पुरापाषाण युग में पशुओं के जीवाश्म मिलते हैं, परंतु मानव के जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर हम आधुनिक मानव के विकास करें तो आधुनिक मानव को होमो सैपियंस सैपियंस कहते हैं। होमो सैपियंस सैपियंस का जो विकास है वो किसमें हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। किसमें हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में होता है। अगर हम देखें कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन था? इसे आदि मानव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आदि मानव। इसे क्या कहते हैं? आदि मानव कहते हैं। इसके बाद जो मानव का विकास हुआ वो पिथिकेंथ्रोपस किसके रूप में हुआ? पिथिकेंथ्रोपस। इसे जो साइंस की भाषा में होमो इरेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस का नाम सुना होगा आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो। होमो इरेक्टस, इसे क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस कहते हैं। इसके बाद जो मानव आया निएंडरथल। कौन सा आया? निएंडरथल मानव के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, क्योंकि इन्होंने अक्षरबद्ध लिपि का विकास किया था। कैसा? अक्षरबद्ध लिपि का विकास किया था। मतलब ऐसी लिपि जिसमें कुछ अक्षर बनाए जाते थे, चित्र जैसे अक्षर, जैसे भैंसा बना दिया, घोड़ा बना दिया, कुछ अपनी फीलिंग कहना चाहते होंगे, उनके तरीके होंगे। जैसे आप लोग आज अपनी फीलिंग कहते हो, इधर जो कोई लेटर लिखता है या कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजता है तो उधर डिजाइन बना दी, उधर डिजाइन बना दी, फूल बना दिया, जो फूल तुम्हें भेजा है खत में, ऐसा होता नहीं होता है? तो ऐसा ही उन्होंने भी किया। क्या कर रहे थे वो भी? ये सब जो तुम्हें सिखाया, जो कर रहे हैं, इनके दोषी कौन है? निएंडरथल मानव। अगर आप कहीं पकड़ जाओ, वो आपसे कोई पूछे क्यों किया, ये हमारा दोष नहीं है, निएंडरथल मानव को पकड़ो। क्यों? उसने शुरुआत की थी इस चीज की, हमने तो बस उसका क्या किया है? अनुसरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। अगला इसके बाद कौन आया? क्रो-मैग्नन मानव आया, और क्रो-मैग्नन मानव के बाद होमो सैपियंस मानव का विकास होता है। क्या होता है? होमो सैपियंस का विकास होता है। और यही क्या है? होमो सैपियंस यही है आधुनिक मानव। जो आप लोग हैं आधुनिक मानव, आप क्या है? होमो सैपियंस है। क्या है आप लोग? होमो सैपियंस। जैसी प्रकृति ने बनाया हम उससे भी विपरीत हो जाते हैं, बाल फाल बनवा के एकदम, है क्या नहीं? दाढ़ी फाड़ी सेट करा के। लड़कियां तो फिर आप पूछो ही मत, सुबह कुछ और थी, जब शाम को पार्टी में आई तो पहचान में नहीं आ रही, यही वाली थी क्या? अरे हाँ, यही वाली थी भाई। और किसी ने लड़की 5 साल की लड़की देखा हो बहती हुई गंगा जमुना उसकी, और फिर वो मिले आपको 20 साल पर, लगता ही नहीं है किसी की नाक बहती थी। होता नहीं होता है?
कारण क्या है? ये आधुनिक मानव है जो अपने आप को बदलता रहता है। यदि हम पुरापाषाण काल की बात करें तो क्या पुरापाषाण काल में कृषि होती थी? नहीं होगी। हम किसी चीज का जो अध्ययन करते हैं इसी के आधार पर करते हैं, कृषि नहीं। क्या आग थी? आग नहीं थी। वैसे किसी ने कहा है अगर माचिस होती तो पूरी दुनिया में आग लगा देता, तो आग नहीं थी, अच्छी बात है, नहीं लगा देता आगे। अगला क्या? स्थायी आवास थे उनके पास? है स्थायी आवास भी नहीं थे। क्या वो बर्तन बना लेते थे? वो बर्तन भी बना नहीं पाते थे। क्या वो पशुओं को पालते थे? वो हमारी तरह नहीं थे, हमारी कोचिंग की तरह नहीं थे, वो पशुओं को नहीं पालते थे बेचारे। समझ में आ गया? वो इंसान को ही पाल नहीं पाते थे, पशुओं को कहां से पालेंगे? ठीक है। अब क्या कपड़ा पहनते थे वो लोग? कपड़े भी नहीं पहनते थे, स्वतंत्र जीवन था उनका। कैसा था? स्वतंत्र जीवन था। कोई समझता भी नहीं था कपड़े नहीं पहने, कंसेप्ट ही नहीं था कपड़े का। कौन कह रहा था पत्तों पे? पत्तों पे सिलाई तू करने जाती थी क्या? कुछ नहीं पहनते थे वो। वो केवल टीवी में दिखाया है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, ऐसा कुछ नहीं था। कब पहने कपड़े के? शेर कभी देखा आपने कपड़े के पत्ते पहनते हुए? या हाय मेरी इज्जत नहीं दिख जाए, हैं? बताओ, कभी देखा बंदर को, घोड़े को, कुत्ते को? मानव की इज्जत दिखती केवल, और किसी की नहीं दिखती। शिकारी जीवन। अब शिकारी जीवन में क्या था? आखेट करते थे वो। अब कैसा आखेट करते थे? बड़े जानवरों का। किसका करते थे? कैसे जानवर पढ़ते थे? और खास संग्राहक थे। कैसे थे वो? खास संग्राहक। अब एक बताओ, मानव उपभोक्ता था या उत्पादक था उस समय? उपभोक्ता। उत्पादन तो कर नहीं रहा था। तो अब हम आपका पूरा पाषाण काल खत्म हो गया। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? अब जो पूरा पाषाण काल में जलवायु ठंडी थी, वो जलवायु गर्म होने लगी। वो जलवायु क्या होने लगी? गर्म होने लगी। अब जलवायु गर्म होने से क्या हुआ? पेड़ पौधों में अंतर आ गया, कुछ अलग तरह के पेड़ पौधे आने लगे। तो अब क्या हुआ? जो बर्फबारी थी बहुत ज्यादा, तो उससे क्या हुआ? अब कम हुई। तो मानव क्या हुआ? अब दूर तक जाने लगा, दूर तक फैलने लगा। तो नई नई चीजें देखने लगा, नए नए सामान देखने लगा। जब वो नई चीजें देखेगा, नई वो देखेगा, तो क्या होगा? मानव के दिमाग का विकास होगा। क्या होगा? अब वो नए क्षेत्रों में अग्रसर कर रहा है। क्या कर रहा है? अब भरण पोषण के लिए क्या कर रहा है वो? अब केवल शिकार ही नहीं कर रहा। उसने देखा ओहो तालाब भी होता है, ये क्या है जो हल रही है, पकड़ के देखो। पकड़ेगा, वाह स्वादिष्ट है ये तो, कांटे उछाल लिए हैं तो उसके। तो उसने मछली पकड़ने लगा। अब मछली पकड़ने लगा तो उसको कांटे बनाने लगा, पत्थर से मारने लगा। पत्थर से मछली को मारोगे तो पानी में है, कहाँ मरेगी बेचारी? तो उसके लिए नए औजार भी बनाने पड़ेंगे। सही बात है कि नहीं? तो मछली पकड़ रहा है, शिकार भी कर रहा है, और इसके अलावा अब वो एक काम और कर रहा है, खाद्य संग्रह भी कर रहा है, पशुपालन भी करने लगा। उसने कहा ओहो बकरी, इसको खा भी सकते हैं और इसे पाल भी सकते हैं। पालो, दूध निकालो, फिर खा लो। सही बात है क्या नहीं? तो उसने बकरी, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, गधा जो मिला पाला। हमने भी कुछ गधे पाले हुए हैं ऐसे, तब मानव ने पाले थे गधे। आप पालता नहीं मानता मानव? तो गधे से घोड़े भी पाले, फिर उसने क्या पाले? गधे से घोड़े भी पाले। तो अब गधा पाल रहा है, घोड़ा पाल रहा है, तो क्या कर रहा है? पशुपालन कर रहा है। तो पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल में क्या हो रहा है? अंतर क्या आ रहा है कि अब मानव पशुपालन सीख गया। क्या सीख गया? तो अब इसके अलावा क्या हो रहा है? औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि पहले क्या था? आज पत्थर मिल गया कोई तो उसी से वो औजार बना ले घिसे हुए। अब वो क्या कर रहा है? छोटे छोटे औजार बना रहा है। क्या बना रहा है? छोटे छोटे औजार बना रहा है। इन्हें लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। अब वो माइक्रोलिथ उपकरण बना रहा है। इसके अलावा और क्या कर रहा है वो? अब वो बड़े जानवरों के शिकार के साथ साथ छोटे जानवरों को शिकार कर रहा है। वो सोच रहा है कि बड़े जानवरों को शिकार करने से आसान क्या है? छोटे जानवरों को शिकार करना है। छोटे औजार हैं, उसने फेंक के मारा, और उससे क्या हो रहा है? प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो रहा है। अब प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास से वो पक्षियों का भी शिकार कर पा रहा है। प्रक्षेपास्त्र तकनीक जानते हो क्या होता है? प्रक्षेपास्त्र नहीं जानते? रॉकेट तकनीक का विकास। हाँ, रॉकेट बना रहा मानव। अबे रॉकेट नहीं बना रहा, वही तीर कमान चलाना सीख गया। आप सोचो प्रक्षेपास्त्र का मतलब क्या? रॉकेट बना ली मानव ने, जो बड़ा तरक्की कर रही है एकदम। रॉकेट वॉकेट कुछ नहीं बनाई थी उसने। हाँ, तीर कमान बना लिए थे हल्के पूरे,
और उन्हीं को चलाकर, हाँ, उसी को डिश करके वो कर रहा था। और पक्षियों को मार रहा है, मछलियों को मार रहा है, छोटे जानवरों को मार रहा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये सब कर रहा है। तो अब छोटे जानवरों को मार रहा है तो उसे शिकार करना आसान है, जल्दी शिकार कर पा रहा है, संग्रह करना कठिन नहीं है। भाई एक अगर बड़े जानवर को मारोगे उसे संग्रह करना पड़ेगा, तो उसमें क्या आने लगेगी, सड़न भी आने लगेगी। अब उसको भी खाओगे आप तो क्या होगा, मर जाओगे जल्दी। तो पहले मानव की आयु 20-22 साल थी, औसत आयु इतना ही चलता था। आप जितनी जिस साल में उम्र में हैं उसमें तो मध्य पाषाण काल में मानव निपट जाता था। तो आप कौन सी उम्र में चल रहे हैं अभी, निपटने की उम्र में। अब कारण क्या था, भाई मांस जो मिल रहा है पका के तो खा नहीं रहा, ऐसे ही खाना है। अब 2 दिन पहले मांस मिल गया तो वो भी खा रहा है वो, तो क्या होगा, चलेगा नहीं कम, क्योंकि संघर्ष अधिक था, जीवन में सुविधाएं कम थी। लेकिन वो लगातार सुविधाओं को बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। क्या है ये मध्य पाषाण काल में, माइक्रोलिथ। क्या बन रहे हैं, माइक्रोलिथ उपकरण बन रहे हैं। माइक्रोलिथ उपकरण समझते हो, लघु पाषाण उपकरण, मतलब छोटे पत्थरों के उपकरण। ठीक है, अब माइक्रोलिथ उपकरण बन रहे हैं। और क्या कर रहा है वो, उसके अलावा पशुपालन, क्या कर रहा है वो, पशुपालन भी कर रहा है, और प्लस छोटे जानवरों का शिकार भी कर रहा है। वो छोटे जानवरों का शिकार कर रहा है। बात समझ में आ गई? इसके अलावा वो शिकार तो करता ही था, खाद्य संग्राहक भी था, क्योंकि जो पिछली विशेषताएं थी वो तो इसमें प्लस है ही, विशेष ये भी कर रहा है। अब उसने क्या किया, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। इससे क्या हुआ, पक्षियों का शिकार कर रहा है। अब इसमें कैसे औजार मिलेंगे, फलक है, एक धारी औजार हैं, फलक है, बेदनी है, ये तो मिलेंगे, ट्रैप्स हैं, ये सब औजार मिलेंगे। इनके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब ये देखते हैं कि महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। महत्वपूर्ण स्थल ये पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। हमने भी आपको इससे पहले मैं 19 चीज में कई बार कराए हैं, तो आप लिख लो महत्वपूर्ण स्थलों में। पहला वीर भारपुर, ये पश्चिम बंगाल में है। लंगनाज, ये गुजरात में है। टेरी समूह, ये तमिलनाडु में है। आदमगढ़ एवं भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। बागोर राजस्थान में है। दमदमा, मेहदहा और सरायनाहर, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। चोपिनी, मांडो, ये उत्तर प्रदेश में है। और मिर्जापुर भी उत्तर प्रदेश में है। यहां से क्या मिले हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, मतलब मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में कृषि की स्थिति क्या है, आग की स्थिति क्या है, आग लग रही नहीं लग रही है, और इसके अलावा बर्तन की स्थिति क्या है, आवास क्या है, पशुपालन कैसा है, मानव कंकाल मिले या नहीं मिले, अंत्येष्टि की प्रक्रिया थी या नहीं थी, युद्ध हो रहे थे नहीं हो रहे थे उस समय। तो अगर हम देखें कृषि, तो मध्य पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। तो कह सकते हैं कि ये डबल टिक, व्हाट्सएप वाला डबल टिक है, ये मतलब हो चुकी थी। ठीक है, कंफर्म है। आग, अब डबल टिक हो गया तो आग तो लगेगी लगेगी। आग भी कई तरह से लगती है, एक तो माचिस से लगती है, एक घर में लगती है कलह से, और एक आप जब बहुत सुंदर देखते हैं तो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, वो भी आग लगती है। समझ में आ गया? लेकिन जब किसी का बाबू दूसरे बाबू के संग घूम रहा हो, लोग तब भी आग लग जाती है। लेकिन यहां पर जो आग है वो वही है जो आपकी माचिस से लगती है। तो उस आग की, अग्नि की शुरुआत हो चुकी थी। बात समझ में आ गया? अब आग के शुरुआत हो चुकी तो हमको साक्ष्य दो, तो हम क्या कहेंगे, साक्ष्य देंगे। क्या देंगे? प्रमाण। भाई आप देखते हो कि आग लगी और ऐसे ऐसे तेरी सहेली अब तेरी ऐसी से बुराई कर रही थी, आग तो लग गई, लेकिन मानोगे मत आप क्या करो, प्रमाण दे पहले कि मेरी सहेली मेरी बुराई कर रही थी। अगर वो प्रमाण दे दे तो मान लो हाँ भाई कर रही थी। अगर प्रमाण नहीं दे पाए, समझ लो वो केवल आग लगाने आई थी। क्या आई थी? आग लगाने आई थी। तो प्रमाण के रूप में क्या है, हम चलो प्रमाण देते हैं, लिख लो प्रमाण।
सराय नाहर, सराय नाहर कहां पर है? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में। ठीक है, मैंने पीछे पता लिखा दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है कि सराय नाहर लिखो। सराय नाहर से पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। क्या मिली हैं? सराय नाहर में लिखना है। सराय नाहर से क्या मिला है? आग का प्रमाण दे रहे हैं हम। तो अगर कहीं से जली हुई हड्डियां मिलती हैं तो क्या केवल बातों से जल जाएंगी? कह सकते हैं कि बातों से जलेंगे, लेकिन जलते नहीं है। जलते तो आग से ही हैं लोग। समझ में आ गया? जो लोग बातों से जले उनसे पूछो कि आग से कैसे जले थे, उनको दर्द तब पता चलेगा। सही बात है क्या नहीं? ऐसे क्या बातों जलना। तो हमने प्रमाण क्या दिया? सराय नाहर से क्या मिली है? पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। हो सकता है वो खाना पका के बना रहे हो तो कुछ हड्डियां जल गई होंगी। और इसके अलावा एक और प्रतापगढ़ में स्थल है महदहा है, दिखाया था महदहा। यहां से गर्त चूल्हा मिला है। क्या मिला है? गर्त चूल्हा। गर्त समझते हो? जैसे आपकी जमीन है तो जमीन के ऊपर चूल्हा होता है, एक होता है कि जमीन के अंदर खोद के चूल्हा बना लो। आपने गड्ढा किया, गड्ढे में मिट्टी डाली, ऊपर एक कुआं बना लिया और रख लिया बर्तन। हाँ, भट्टी बोल लो, चूल्हा बोलो, चूल्हे ही बोलते हैं। भट्टी तो पता नहीं वो थे वहां रहते हैं, भट्टी तो जिस है। हाँ, तो गर्त चूल्हा कहां से मिला है? महदहा से। कहां से मिला है? अब बात आती है बर्तन की। किसकी आती है? तो बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। तो फिर वही बात, जो प्रमाण दो तो वही लो प्रमाण। लिख लो पहला प्रमाण। एक मैंने नाम लिखा है चोपानी मांडो, लिखाया था? नहीं लिखाया? आपने चोप नहीं बोला ना? हाँ, चोपानी मांडो, वो कई बार अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। चोपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है ये? मिर्जापुर से ऊपर लिखाया था मैंने चोपानी मांडो। स्थलों में लिखाया था, नहीं लिख पाया? आप बात कर रही थी उस समय, इसलिए नहीं लिख पाया। हाँ, आपने लिखा है चोपानी मांडो? आपने लिखा है चोपानी मांडो? लिखा है तो आप बात नहीं कर रही थी। ठीक है, ओके, आप बात नहीं कर रही थी। हाँ, चोपानी मांडो से क्या मिला है? झोपड़ी, सॉरी, चोपानी मांडो से विश्व में, लिख लो, विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य। विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य। सबसे पुराना बर्तन कहां से मिला है? चोपानी मांडो से। लिख लो, सबसे पुराना मिट्टी का बर्तन चोपानी मांडो से मिला है। सबसे पुराना मिट्टी का बर्तन चोपानी मांडो से मिला है। किससे मिला है? चोपानी मांडो से। ऐसे याद करने पड़ेंगे ये। और आपने कभी वो देखा है सिलवट्टा? जो सिलवट्टा आपके घर में है वो सबसे पहले कहां से मिला था? महदहा से। कहां से मिला था? महदहा से सिलवट्टा मिला था। सिलवट्टा जानते हो गए? ऐसा तो कोई है नहीं कि लंदन से आए जानते नहीं हो। हाँ, अगला क्या है? आवास। क्या है? आवास। आवास भी मिले हैं। तो आप लोग ऐसे मान लोगे बिना साक्ष्य के? नहीं मानोगे तो लिख लो चोपानी मांडो, लिख लो पहले। चोपानी मांडो से क्या मिला है? झोपड़ी मिली है। क्या मिली है? झोपड़ी। और झोपड़ी जो है मधुमक्खी के छत्ता होता है वैसी है। कैसी है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है। इसके अलावा सराय नाहर और महदहा से स्तंभ गर्त मिले हैं। महदहा और सराय नाहर स्तंभ गर्त, मतलब जमीन के अंदर ही उन्होंने क्या किया? खोद कर गड्ढा करके बैठ गए। स्तंभ गर्त, महदहा और सराय नाहर से स्तंभ गर्त मिले हैं। अब आ गया पशुपालन। अब पशुओं को पालते थे, मान लोगे बात को? नहीं मान पाओगे तो फिर हम प्रमाण देंगे आपको। आप देखना, यहां तक पहुंचते पहुंचते बिना प्रमाण के मानना शुरू कर देंगे। आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लिख लो, और बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये मैंने लिखाया था आपको मेहुना सीरीज में कि आदमगढ़ और बागोर से
पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब क्या पशु केवल दूध के लिए पाले जाते हैं? क्यों भैया? बछड़े के लिए पाले जाते हैं। देखो है क्या नहीं, एक बछड़े ने दूसरे बछड़े के बारे में बताया। बछड़े के लिए पाले जाते, पशु इसलिए भी पाले जाते हैं, जो मुर्गा पालन होता है या बछड़ा पालन होता है या फिर भैंसा पालन होता है, इसमें मतलब मांस बेचने के लिए पाले जाते हैं, नहीं होता। इसके अलावा क्या यातायात लड़की यातायात के साधनों के लिए पाले जाते हैं? यातायात के साधनों के लिए, खेती के लिए पाले जाते हैं। आज तो ट्रैक्टर है, उस समय ट्रैक्टर नहीं था ना, तो पशुपालन के बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एक तरह से मान लो क्रांति थी ये। तो ये साक्ष्य कहां से मिले हैं आपको? और बागौर से सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। कैसे साक्ष्य हैं ये? सबसे पुराने साक्ष्य हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार नहीं था। अभी क्या नहीं था? लिख लो उस चीज को, पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार नहीं था। मतलब पालते थे, लेकिन ज्यादातर क्या करते थे लोग? शिकार पर ही निर्भर रहते थे। पशुओं को पालने लगे थे कुछ लोग, ज्यादातर क्या कर रहे थे? शिकार पर ही निर्भर रह रहे थे। अब क्या है? मानव कंकाल। मानव कंकाल सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से मिलता है। इससे पहले कभी मानव कंकाल मिला ही नहीं। अब हमने क्या लिखा है अपरा पाषाण काल में कि मानव कंकाल नहीं मिले। क्या मिले हैं? पशुओं के कंकाल मिले हैं। यहां से पहली बार क्या मिल रहा है? मानव कंकाल। तो लिख सकते सर्वप्रथम प्राप्त। कहां से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है मानव कंकाल। अब क्या है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि भी क्या है? अंत्येष्टि समझते हो? कोई मर गया तो एक तो होता है कि कुत्ता मर गया कोई, तो कुत्ते को कुत्ते दफनाने जाते हैं क्या? है? नहीं आते ना। वो अलग बात है कि मानव दफनाया है कि हमारा बहुत अच्छा कुत्ता था, सही बात तो ये कि बदबू आएगी मोहल्ले में, इसको दफना दो। लेकिन मानव को दफनाता है और कामना भी करता है कि स्वर्ग मिलेगा और हमारे पीछे नहीं आएगा। कुत्तों को कोई टेंशन नहीं है, आएगा नहीं आएगा, जाएगा कहां जाएगा, कैसे जाए, होता कभी? मानव ने तो इतना तक कर लिया, ऐसी फिल्में बन गई हैं, शेर मरा, शेर की आत्मा मार रही है लोगों को। अबे आत्माओं को भूख लगती नहीं है, क्यों मारेगी? लेकिन कर रहा है आदमी। कुत्तों की आत्मा, बिल्ली की आत्मा, भाई मानव तो नवाचारी है ना, तो उसने कुत्तों की, बिल्ली की, तो ऐसे क्या था? मानव वहां भी नवाचारी था। तो कुछ खुरापाती दिमाग भी होते हैं। आजकल ऐसे बाबा भी हैं जो भविष्य बता रहे हैं, है क्या नहीं? ऐसे बाबा है क्या नहीं जो भविष्य बता रहे हैं, कह रहे हैं ओहो आइए आइए तू ये करता है, अबे पहले तू बात करना सीख। बात कैसे करता है? अब लोग बताइए, मैं जो देखिए उल्लू बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कुछ बना रहे होंगे, छोड़ो हमें क्या करना। तो अब है क्या? अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं। अब कह सकते हैं कि सराय नाहर से समाधान का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? लिख लो, सराय नाहर से समाधान का साक्ष्य मिला है। समाधान नहीं, समाधान, सबको दफनाना। समाधान मतलब बॉडी को ठिकाने लगाना। समझ में आ गया? बॉडी को ठिकाने लगाने को क्या कहते हैं? समाधान। महदहा एक जगह है, यहां से युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? युगल समाधान के साक्ष्य। महदहा, महदहा से क्या मिले हैं? युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दोनों को दफना दिया गया। अच्छा हमारी नहीं मानोगे तो मार दिया दोनों को। अब क्या है? देखते हैं युद्ध। क्या युद्ध के साक्ष्य मिले हैं? सराय नाहर से युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखो सराय नाहर बहुत आ रहा है। सराय नाहर से युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कह सकते हैं हत्या का प्रथम साक्ष्य कहां मिला था? सराय नाहर में मिला था। अब युद्ध हो गया, अब इतना विकास कर लिया आदमी ने, तो क्या चित्रकला नहीं करेगा? क्यों भाई? चित्र बनाएगा है? तो चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? चित्रकला के साक्ष्य। कहां कहां से मिले हैं? भीमबेटका, आदमगढ़, भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर। भीमबेटका, आदमगढ़,
प्रतापगढ़, मिर्जापुर। जो भीमबेटका है उससे यौन संबंध, बच्चों के जन्म एवं समाधान के चित्र मिलते हैं भीमबेटका से। अब इनसे क्या स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों का विकास हो गया था। भाई अगर कोई यौन संबंधों के चित्र बना रहा है, बच्चों के जन्म के चित्र बना रहा है, समाधान के चित्र बना रहा है, अगर समाधान कौन करेगा? किसी का कोई लगता होगा तभी तो करेगा, है? तो सामाजिक संबंधों का विकास हो चुका, इससे पता चलता है हमें। क्या पता चलता है? कि सामाजिक संबंधों का विकास हो चुका था। जो भीमबेटका है एक गुफा है, एक महोदय हुए बाड़क्कर महोदय। बाड़क्कर महोदय ने क्या किया? भीमबेटका की पहली बार खोज की थी। तो अब ये बाड़क्कर महोदय नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाड़क्कर, कौन सा कर? बाड़क्कर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अगर आपको इच्छा हो चित्र देखने की कि उन्होंने कैसा चित्र बनाया था भीमबेटका में, तो ये है एक आदमी का चित्र। भीमबेटका के जो गुफाएं हैं उनमें ऐसे चित्र मिले हुए हैं जिनमें कुछ लाइनें सीधी हैं, कुछ लाइनें आड़ी हैं। बस पूरा मानव केवल लाइनों पर बनाया है। ठलुआ था, उसने कि एक लाइन ऐसे, कि एक लाइन ऐसे। समझ में आ गया? ऐसे चित्र मिले हैं भीमबेटका से। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस समय ऐसे बना पा रहे थे, आप लोग कैसा भी नहीं बना पा रहे आज। तो हमने मध्य पाषाण काल खत्म किया, अब हम नव पाषाण काल को समाप्त करेंगे। अब हम देखेंगे नव पाषाण काल। अगर हम विश्व स्तर पर नव पाषाण काल देखें तो लगभग विश्व स्तर पर 9000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल के साक्ष्य मिलने लगते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में इसके साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व मिलते हैं। कब मिलते हैं? 7000 ईसा पूर्व। अगर हम दक्षिण भारत में जाएं तो वहां पर इसके साक्ष्य मात्र 2500 ईसा पूर्व ही पुराने हैं। मतलब 2500 ईसा पूर्व से पहले दक्षिण भारत में नव पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि विश्व स्तर की अपेक्षा भारत में नव पाषाण काल संस्कृति देर में विकसित हुई और दक्षिण भारत में और भी देर में विकसित हुई थी। अब देखें कि प्राचीनतम बस्ती कौन सी है भारत में। तो आपने एक नाम सुना होगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ का नाम सुना होगा, मेहरगढ़। यह बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, उल्टा हो गया। पाकिस्तानी किस में है? बलूचिस्तान में है। और इसे क्या कहते हैं? प्राचीनतम बस्ती। भारत क्या कहते हैं? प्राचीनतम बस्ती। इससे पुरानी बस्ती हमें नहीं मिली है नव पाषाण कालीन। कौन सी? नव पाषाण कालीन। कंफ्यूजन ना होना, नव पाषाण काल पढ़ रहे हैं, मध्य पाषाण काल में इससे पुरानी बस्तियां हैं, लेकिन सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है? मेहरगढ़, नव पाषाण कालीन। अब इसमें क्या मिलते हैं? पॉलिशदार औजार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पॉलिशदार औजार एवं हथियार मिलते हैं। विशेषकर यहां से क्या मिली है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ियां बहुत बड़ी संख्या मिली है यहां से। मतलब आदमी लगातार वनों को, पेड़ों को काट रहा था, उससे ईंधन का प्रयोग करके अपने लिए सुख साधन जुटा रहा था, कृषि के लिए जगह कर रहा था। क्योंकि मध्य पाषाण काल में कृषि लगभग करने लगा था, आधार नहीं बना था, थोड़ी बहुत कृषि की थी उसने। अब वो क्या था, आगे जब नव पाषाण काल में आ रहा है तो कृषि पर तेजी से जोर देगा वो। बात समझ में आ गया? अब अगर हम इसके क्षेत्रों के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो अगर हम समझ सकते हैं कि नव पाषाण काल विश्व स्तर पर 9000 ईसा पूर्व तक मिलती है, भारत में 7000 ईसा पूर्व है, दक्षिण भारत में 2500 ईसा पूर्व है। सबसे प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ है भारत में। नव पाषाण कालीन पॉलिशदार औजार और हथियार बनाए गए और कुल्हाड़ी विशेष रूप से मिलती है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थलों में देखें उत्तर भारत। क्या देखें पहले हम? उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कौन कौन से स्थल हैं? तो उत्तर भारत में 2 स्थल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, बुर्जहोम और गुफराल। कौन से हैं? बुर्जहोम और कौन सा? गुफराल। और ये दोनों स्थल कहां पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। कहां पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है।
अब हम उत्तर भारत से विंध्य क्षेत्र की तरफ जाएं। कहां जाएं? विंध्य क्षेत्र। कहां जाएं? विंध्य क्षेत्र में जाएं तो यहां से कोल्डी हवा, मेहगढ़ा और पंचोह। विंध्य क्षेत्र से कोल्डी हवा, मेहगढ़ा और पंचोह, ये सभी स्थल कहां हैं? इलाहाबाद में बेलन घाटी में। कहां पर है ये सभी स्थल? इलाहाबाद में बेलन घाटी में। इलाहाबाद की जो बेलन घाटी है उसमें है। अब देखें मध्य गंगा घाटी। कहां देखें? तीसरा पॉइंट देखें इसी में, मध्य गंगा घाटी। तो मध्य गंगा घाटी में एक क्षेत्र का नाम है और ये नाम आप कभी नहीं भूल सकते। ये चिरांद। क्या है ये? चिरांद। चिरांद तो जानते होंगे आप लोग, हो जाती है आप लोगों को एक दूसरे से। ये क्या है? चिरांद। शायद कुछ लोग ना जानते हो, लंदन से आए हो। चिरांद, चिरांद मतलब चिड़ हो जाना किसी से। चिरांद हो गई इससे मेरी, क्या हो गई है? चिरांद हो गई है। ये मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है। मतलब हमने उत्तर भारत के क्षेत्र बता दिए, विंध्य क्षेत्र के क्षेत्र बता दिए। अब मध्य गंगा घाटी, चिरांद है, इसका बरडुही है और कुचाई है। क्या है? कुचाई। कुचाई का है मयूरगंज उड़ीसा में कुचाई। अब क्या है? दक्षिण भारत। क्या है? दक्षिण भारत। अगर दक्षिण भारत में देखें हम तो 3 जगह से स्थल मिले हैं, 3 राज्यों से। एक तो कौन सा है जो ज्यादा नाटक करता है? एक कौन सा है? आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु। इन 3 क्षेत्रों से, इन 3 राज्यों से अलग अलग क्षेत्र में जगह मिले हैं। अब जैसे कर्नाटक से मास्की, ब्रह्मगिरी। क्या है? यहां से मास्की से मिले हैं इसके साक्ष्य। मास्की वैसे भी इंपोर्टेंट है। एक है ब्रह्मगिरी, मास्की, ब्रह्मगिरी, सगन कल्लू। कौन सा कल्लू? सगन कल्लू, हुलुलुलूर। कौन सा लुलूर? हुलुलुलूर। वैसे हल्लूर होता है, मैंने आपको हंसाने के लिए हुलुलूर कर दिया है। हल्लूर क्या होगा वैसे? हल्लूर। कोडेकल। कौन सा कल? कोडेकल। टी नरसीपुर। अगला है पिकली हल और टेक्कल कोट्टा। टेक्कल कोट, हाँ लिख लो, टेक्कल कोट, टेक्कल कोट। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन क्षेत्र पाए जाते हैं। नागार्जुनी कोंड। अगला है उतनूर, उतनूर, उतनूर। फलवाए। कौन सा है? फलवाए। और कौन सा है? फलवाए। और एक है सिंगनपल्ली, सिंगनपल्ली। ठीक है। अब देखते हैं तमिलनाडु कौन क्षेत्र पाया जाता है। तमिलनाडु में पेयमपल्ली। कौन सा पाया जाता है? पेयमपल्ली। कौन सा पाया जाता है? पेयमपल्ली। अब हम देखेंगे कि नवपाषाण काल के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए और धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। सही बात तो यह कि मैं केवल सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने हैं और तो राजनीतिक क्षेत्र में या फिर आपका आर्थिक क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं आए थे। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आए। कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत एक क्रांति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कृषि की शुरुआत एक क्रांति मानी जाती है। तो कैसा कृषि की शुरुआत हुई, लिख लो। और अब ये बताओ सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई होगी? रागी। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई, रागी की खेती। अब कृषि की शुरुआत कहां से हुई? प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कौन मुझे बताएगा? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अब यहां किसकी खेती की जा रही थी? जौ की। किसकी खेती की जा रही थी? जौ की और गेहूं की और कपास की। यहां से किसके साक्ष्य मिलते हैं? जौ, गेहूं और कपास के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन इसमें अभी कुछ अपडेट हो गया है और वो अपडेट यह हुआ है कि
अगर हम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य बोलें तो वो बदल गया, और वो बदलकर क्या हुआ, कोल्डी हवा हो गया। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिलते हैं। तो लिख लो आप, मेहरगढ़ से क्या हो गया, और कोल्डी हवा से कोल्डी हवा से क्या मिलते हैं, चावल के या धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। अब आप ये समझ सकते हो कि जो कोल्डी हवा है उससे नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोहयुगीन, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लोहयुगीन, तीनों के साक्ष्य मिलते हैं, तीनों के साक्ष्य। और ये तीनों के साक्ष्य पंचहो से भी मिलते हैं। किससे मिलते हैं, पंचहो, एक जगह का नाम है। ये सारे नाम अब जब याद कर लेंगे तो आपको ये नाम नए नहीं लगेंगे, पुराने लगेंगे। अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उससे पहले महत्वपूर्ण स्थलों में नामों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो आप जब पहली बार सुन रहे हैं और अभी आपने याद नहीं किया, इसलिए आपको ये नाम नए लग रहे हैं। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? अगर हम अब यहां से देखें तो कृषि जो है, मेहरगढ़ से क्या मिल रहा है, कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, गेहूं के, जौ के, कपास के, कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं, रागी सर्वप्रथम उगाई जा रही है। तो सब क्या है, क्रांति का सूचक है क्या? नहीं, तो कृषि अब तेजी से होने लगी। क्या होने लगी? अब एक बात बताओ, जब हम खेती करेंगे तो क्या होगा, क्या हम अपने जो आवास है स्थायी बनाएंगे या अस्थायी बनाएंगे? तो ग्राम का विकास होगा, क्या होगा, गांव का, स्थायी ग्राम विकास। इसी काल में हुआ स्थायी ग्राम विकास। कारण क्या था? कारण यह था कि क्या हुआ, कृषि के रूप में क्रांति हुई। क्रांति क्या होती है जानते हो? क्रांति होती है बदलाव। क्रांति वो नहीं है आपने यहां पर उदमबाजी की, किस हाय 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 हाय, नहीं, आपकी हाय हाय के बाद हमने आपकी बात मान ली तो वो हुई क्रांति और बड़े परिवर्तन आए। जैसे फ्रांस की क्रांति बोलते हैं कि फ्रांस में बहुत बड़े परिवर्तन आए। क्रांति के बाद तेजी से परिवर्तन आते हैं, इसलिए जो विद्रोह सफल नहीं हुए वो कभी क्रांति नहीं कहलाए। क्या नहीं कहलाए? क्रांति। क्रांति वह है जिसमें बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं कि एक हमने लिखा है बुर्ज होम। लिख लो बुर्ज होम, ऐसे अलग लिख लो, ऐसे हेडिंग डालो बुर्ज होम, इसी में सामूहिक क्षेत्र में, हाँ डाल लो। अब यहां से क्या गर्त आवास मिले हैं, जल्दी जल्दी लिखो, गर्त आवास मिले हैं बुर्ज होम से। गर्त आवास, जमीन के अंदर घर, कहां से मिले हैं? बुर्ज होम। और क्या मिले हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। आजकल तो लोग सोते भी हैं, गोदी में भी लेते हैं, और उसके मुंह पर किस भी करते हैं, जी या करते हैं लोग, है क्या नहीं? उसके बाल भी लग जाते हैं मुंह पर। तो पहले क्या था, दफनाया भी जाता था। अब जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे संग भी क्या करें, कुत्ते को दफना दें। जब चल भाई तू भी हो जा सती। तो अगला लिखें इसी में, हड्डियों से बने उपकरण एवं हथियार। क्या मिले हैं? हड्डियों से बने उपकरण एवं हथियार। कहां से मिले हैं? बुर्ज होम से। और क्या मिला है? अपरिष्कृत दूसर मृद भांड, मतलब चिकने नहीं। अब देखें उतनरू, उतनरू लिख, क्या लिखें बुर्ज होम के नीचे? उतनरू। उतनरू से कपड़ा का साक्ष्य क्या मिला है? अब जो मैं अगला दिखाने वाला हूं वो लड़कियों के लिए अच्छा है, टेक्कल कोट्टा, यहां से सोने की बाली मिली है। अब आप समझिए कि अगर सामाजिक परिवर्तन में क्या होगा कि बर्तन बनने चाहिए। कोई खाना रखने के लिए, खाना पकाने के लिए, खाना खाने के लिए क्या होने चाहिए? बर्तन होने चाहिए। अगर बर्तन नहीं होंगे तो आप अनाज को स्टोर नहीं कर सकते। तो पहली बार नवपाषाण काल से कुंभकारी के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कुंभकारी का मतलब क्या है? बर्तन बनाने की कला के साक्ष्य। ये जो कुंभकारी या जो कुम्हार देखते हैं, भले ही आज इनकी स्थिति खराब है, लेकिन ये एक ऐसी कला थी जिसने मानव जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन किए। तो कुंभकारी का विकास नवपाषाण काल में हुआ। लिख लो, कुंभकारी का विकास नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। इसके अलावा का विकास नवपाषाण काल में। इसके अलावा पहली बार धातु का प्रयोग
नवपाषाण काल में किया गया था। मैं नहीं कह रहा धातु का प्रयोग होने लगा, लेकिन पहली बार किया गया, पहली बार धातु का प्रयोग। अब अगर एक बात पूछो, कोई पूछ सकता पहले धातु का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया, तो ये नहीं पूछ सकता कौन सी भी धातु थी, ये भी बता दो। तो कौन सी थी? कॉपर या तांबा? क्या थी? कॉपर या तांबा। अब देख डालने आर्थिक क्षेत्र, इसके आगे हैं व्यापार से संबंधित कोई जानकारी नहीं। लेकिन एक बात मुझे बताओ, कृषि और पशुपालन होने लगा था है? अगर कृषि और पशुपालन होगा तो जिस पर 10 भैंसें होंगी और जिस पर 100 भैंसें होंगी, अंतर होगा नहीं होगा? है भाई, कृष्ण के समय तो कृष्ण इस सुदामा कहते हैं कि तुम्हारे बाप के पास 100 भैंसें से तुम ज्यादा इतराते हो, मेरे बाप के पास भी होती है, बताता तुम्हें, सूरदास जी इसका वर्णन किया है। तो पशुचारक संस्कृति थी वो भी, तो ऐसी स्थिति रही होगी कि जिसके पास भैंसें हैं उसके तो क्या आर्थिक असमानता पनपेगी है? जो लोग भैंसें अधिक होंगे वो ताकतवर अधिक माने जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जब आर्थिक असमानता पनपती है तो महिलाएं असुरक्षित होने लगती हैं, होंगी नहीं होंगी? तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कौन आएंगे आगे? पुरुष आएंगे। और महिला असुरक्षित किससे है और उसको सुरक्षा देने कौन आ रहा है? आप समझ आ गया? अपने पराये क्या होते हैं? पुरुष पुरुष होता है। वो तुम्हारे पुरुष तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं, दूसरों को असुरक्षित कर रहे हैं। बात तो वही है ना भाई, है तो पुरुष ही ना। तू लेट जा, बिल्कुल लेट जा, है लेट जा तू बिल्कुल। तो अब असुरक्षित कर रहे हैं तो क्या होगा? पितृसत्तात्मकता, क्या समाज बन जाएगा? पितृसत्तात्मक समाज का विकास होगा। तो लिख लो आप लोग, लिखना चाहो तो। अब देखते हैं राजनीतिक गतिविधियां। अब राजनीतिक गतिविधियां हेडिंग डाल लें, इसमें लिख लें इसके कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, समाप्त, कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। अब देखते हैं धार्मिक क्षेत्र। अब धार्मिक क्षेत्र में लिखें कोई जानकारी नहीं मिलती है, हालांकि बुर्ज होम से अंत्येष्टि के प्रमाण, मातृ देवी की पूजा और पुनर्जन्म में विश्वास के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल देखा। कल हम इतिहास में कुछ अन्य टॉपिकों के साथ फिर मिलेंगे और कल हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।